Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 19 अक्टूबर 2021 और आज हम करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़ पेपर को पूरा डिस्कस। दोस्तों आज के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बिजनेस सेक्शन भी आज आया हुआ है क्योंकि मंडे वाली न्यूज़ ट्यूसडे को आती है। तो आज का न्यूज़पेपर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। चलिए दोस्तों पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई खास न्यूज़ नहीं है, छोटी छोटी दो न्यूज़ है, मैं इनको जल्दी से कवर कर देता हूँ। बात ये हो रही है जब से धारा 370 हमने जेएनके में लगाई है तब से वहां पर देखा गया कि जो आर्मी के ऊपर अटैक्स हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं उन पर अटैक्स जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके पीछे बताया जा रहा है एक नया ग्रुप आया है, एक नया टेररिस्ट ग्रुप आया है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि यही काम सारे उसके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अब ये उस काम को पूरी तरीके से अपने ऊपर ले चुका है और अब ये मतलब पूरे केस को डील करेंगे कि वो कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन काम को करवाया है और किस तरह से हम उसको काउंटर करते हुए यहाँ पर चल सकते हैं। छोटी न्यूज़ है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ और आई कि सीबीएसई ने अपनी एग्जाम डेट्स जो है वो इशू कर दिए हैं जो कि दिसंबर मंथ से स्टार्ट होने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोविड के चलते यहाँ पर जो लास्ट ईयर है वो एग्जाम नहीं लिए गए थे, यानी 2021 में सीबीएसई बोर्ड ने कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए थे। पास डेटा के बिहाफ पे उन्होंने अपने पास नंबर्स से यहाँ पर अलॉट किए थे, बट ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए इसलिए इन्होंने दो टर्म के अंदर डिवाइड किया, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम जो है वो दिसंबर में होंगे, टर्म 2 के एग्जाम जो है वो अप्रैल मंथ में किए जाएंगे और इसकी डेट शीट को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद हम आगे चले तो आर्मी ट्रेन ऑफिसर पोस्टेड अलोंग एलएसी इन टाइबेटोलॉजी। अच्छा, तिब्बतोलॉजी। अब यहाँ पर क्या बात चली, आप जानते हैं कि जो तिब्बत है वो हमारे भारत और चाइना के बीच में आता है, बिल्कुल एक तरह से सैंडविच का वो आलू टिक्की है जो कि बीच में आता है दोनों बर्गर के। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर बात बोली जा रही है कि जो भारत है, अब क्या है जो तिब्बत है ना, तो तिब्बत के ऊपर जो डोमिनेंसी है वो कहीं ना कहीं चाइना दिखाने की कोशिश करता है। तिब्बत नेपाल से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा कंट्री है। अब क्या है कि यहाँ पर जब हम तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब आपके कल्चर के लोग आपको मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज वाले लोग मिलते हैं जो आपके कल्चर को, आपके रिलीजियस के, आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, तो उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए पहली बार ऐसा भारत में किया गया है कि इंडियन आर्मी को जो है वो इस तरीके से ट्रेन किया गया। अभी पहला बैच जो है वो मई में कंप्लीट किया गया जिनके अंदर उन्होंने तिब्बत की लैंग्वेज सिखाई गई, तिब्बत के रिलीजियस के बारे में बताया गया, तिब्बत की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बताया। क्योंकि ये सारी चीज़ जब हम बाउंड्री पर उनके साथ शेयर करते थे, तिब्बत के साथ, तिब्बत के लोगों के साथ, तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे हम उनके खुद के घर वाले हैं और वो हमसे चीज़ों को शेयर करते हैं और वो अपना समझ के हमसे क्या करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी दोस्ती जो है वो अच्छी होती है और जो यहाँ पर टेररिज्म जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है चाइना की साइड से, वो एक्टिविटी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो तिब्बतोलॉजी है इसके बारे में हमारे इंडियन आर्मी को बकायदा पूरा फर्स्ट बैच कंप्लीट कर दिया गया, उनको बकायदा ट्रेनिंग भी दी गई 3-4 महीने की। और इसके बाद जब हम उनको डिप्लॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें एक पीस इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भारतीय सरकार या भारत जो आर्मी है उसके द्वारा पहली बार ऐसा किया गया है जहाँ पर हमने दूसरी कंट्री के रिलीजियस वगैरह को समझा है ताकि जो हम युद्ध वगैरह या जैसी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर कम कर सके। और दूसरा बैच भी दोबारा से यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, आ केसेस सर्च सिटी रिपोर्ट दिस ईयर फर्स्ट डेंगू डेथ। यानी भारत के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं अगर हम देखें तो 723 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2018 की, ठीक है, लेकिन उसके बाद से अगर भारत में अब बात करें तो फिलहाल अभी 243 एक्टिव केसेस डेंगू के इंडिया में अभी चल रहे हैं जो इसी साल के हैं, जिसके अंदर पहली डेथ को कल की डेट में रिपोर्ट कर लिया गया है। यानी डेंगू से पहली डेथ जो है वो इस साल की हो गई है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से आए दिन जो डेंगू जैसी महामारी है ये बढ़ती हुई जा रही है, उस हिसाब से नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ एक्टिव केसेस ये दोनों के दोनों हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल डिस्कशन करवाता हूँ। चलिए एक बार मैं निकाल लेता हूँ। आज की डेट है हमारी 19 अक्टूबर और मुझे आपको डेंगू करवाना है। ये देखिए डेंगू को लेकर है, तो डेंगू किस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसके अपने कोर्स से रिलेटेड बात करें तो जीएस पेपर नंबर 3 और जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू क्या होता है, ये एक हमारे पास मॉस्क्यूटो जिसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। क्या बोलते हैं, एडिस एजिप्टी। तो ये एडिस एजिप्टी नाम का जो मॉस्क्यूटो होता है ये डेंगू फैलाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम बात करें तो इससे क्या क्या हो सकता है, इसके आपके चिकनगुनिया हो सकती है, येलो फीवर हो सकता है, जीका इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और अगर हम बात करें इसके वेरिएंट की तो किस टाइप के वेरिएंट होते हैं, तो डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, इस टाइप के 4 वेरिएंट
पॉइंट इसके अंदर पाए जाते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो आपको माइल्ड फीवर आएगा, थोड़ी बहुत हेडेक होगी, पेन होगा, आइज़ में थोड़ी बहुत इचिंग होगी, बोन पेन होगा, आपके जॉइंट पेन होगा, मसल्स में पेन होगा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे भी शायद आपको क्या हो, डेंगू। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बाकायदा आपका ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, फिर आपका मेडिकल जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर चलाया जाता है। दोस्तों WHO के अनुसार अगर हम बात करें तो डेंगू एक छोटी बीमारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी महामारी है जो हर देश के अंदर फैलती ही जा रही है। भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पर गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है तो यहाँ पर इस टाइप के जो केसेस है वो यहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। और अगर हम बात करें WHO के हिसाब से तो 39 करोड़ डेंगू वायरस हैं जो हर साल फैलते हैं लोगों के अंदर, और अराउंड 9.6 करोड़ लोग जो है इससे क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। अगर हम बात करें 2018 के डेटा की भारत के तो लगभग 1 लाख डेंगू के केसेस हमने देखे और 2019 के अंदर 1.5 लाख केसेस हमने डेंगू के देखे। तो यानी आप देख सकते हैं कि साल दर साल जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उस हिसाब से डेंगू के जो केसेस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये सब जो डेटा लिया गया है वो NVPCD के द्वारा लिया गया है, यानी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा ये डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है। अगर हम इस एजेंसी की बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है आपको ये पता होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अगर हम इसके कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल करने में सबसे पहले बात ये बोली जा रही है कि एक मॉस्क्यूटो है, ठीक है। अगर हम उस मॉस्क्यूटो को यहाँ सक्सेसफुली लॉन्च कर दे तो क्या होता है कि वो मॉस्क्यूटो क्या होता है, जो हमारी दूसरा जो डेंगू फैलाने वाला मॉस्क्यूटो है ये उसको मार देता है। और जब वो मार देता है तो जो संख्या है जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो इस मेथड को जो है वो साइंटिफिकली बनाया गया, अब देखते हैं कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि डेंगू आज की डेट में हमारे लिए कितना ज़्यादा जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। और जिस तरह से हमने कोविड को, जिस तरह से हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करके कोविड के केसेस को कम किया है, इसी तरह से अब हमें डेंगू के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह से आज की डेट में कोविड फैल रहा है कल को डेंगू भी फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड एक न्यूज़ आ रही है, वेटेड अक्टूबर इन दिल्ली सिंस 1960। दोस्तों यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अगर हम 1960 से दिल्ली को कंपेयर करें तो तब से लेकर आज तक में बरसात के अंदर जो है वो डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो 95 mm की बरसात होती थी, लेकिन अब जो बरसात देखी गई है वो रिपोर्ट की गई है 93.4, यानी बरसात में थोड़ी कमी भी होती है। कभी कभी ये बरसात जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और अगर हम अर्थ का टेम्परेचर की बात करें वो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके चलते जो पूरा हमारा ग्रीनरी है या जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उसका खामियाजा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, भुगतने के लिए मिल सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह फोटोग्राफ में एक जो पेड़ है, ये दिलशाद गार्डन यानी जो दिल्ली में दिलशाद गार्डन है, हैवी रेन के चलते छोटा सा पेड़ जो है वो टूट जाता है। सोच के देखो, और ये पेड़ एक ऐसी जगह टूट के गिरता जहाँ पर आगे कोई शॉप थी या कोई लोग खड़े होते तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता था यहाँ पर। तो कुल मिला के हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमने ग्रीन क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन पर फोकस नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये बहुत बड़े प्रलय का एक कारण बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल इसमें थर्ड पेज पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं क्योंकि ये सारी जो है लोकल लेवल की न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक मैं कैंपेन की बात करना चाहता हूँ, रेड लाइट ऑन गाड़ी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, मतलब जैसी रेड लाइट ऑन हो गाड़ी अपनी ऑफ कर लो। ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार हर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमारा जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 को क्रॉस कर चुका है और हो सकता है वो 400 तक भी पहुंच जाए, जो सबसे ज़्यादा पुअर क्वालिटी एयर की होती है वहाँ तक हमारे दिल्ली का जो है वो चीज़ें पहुँच सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हो तो उस टाइम पर आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो, जिससे कि जो फ्यूल की बर्निंग हो रही है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है, मिथाइल गैस जो निकलती है, इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। अगर हम अपनी रेड लाइट पे गाड़ी रोकें तो अगर 1 मिनट भी हमने गाड़ी रोकी और ऐसे कई सारी हज़ार गाड़ियाँ एक रोड पर लगी हुई हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल यहाँ पर कम देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों मुझे याद है कल मैं वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, वो वैसे देखने के लिए नहीं गया था, मैं किसी काम से वहाँ पर गया था। तो मैंने देखा रास्ते में कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जो हमें ये बताते हैं कि गाड़ी अगर आपकी ऑन है तो प्लीज़ आप उसे ऑफ करो रेड लाइट एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये वाकई में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इस न्यूज़ को मैं आगे भी कवर करूंगा। आपको मैंने कल की डेट में बताया था कि हमारे यहाँ पर कुशीनगर नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, बन चुका है, बस उसका उद्घाटन होने बाकी है, कल की डेट में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ जो कुशीनगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये क्यों बनाया गया। ये तीसरा एयरपोर्ट है यूपी का जो इंटरनेशनल है। पहले 2 एयरपोर्ट थे जिसके नाम कई सारे लोगों ने मुझे बताए थे, जिसमें एक नाम मुझे याद आ रहा है चौधरी छज्जूराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मैं उसमें गया हुआ हूँ इसलिए मुझे उसका नाम पता है। एक और कोई नाम था और तीसरा वो हमारा हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। तो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया जब ऑलरेडी 2 एयरपोर्ट थे। तो मैं आपको
आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपनी जो लास्ट स्पीच है ना वो कुशीनगर में ही दी थी। मतलब इनकी लास्ट, मतलब इसके बाद तो इनकी निर्वाण जिसे बोलते हैं ना, डेथ हो जाना, वो डेथ हो गई थी इनकी, लेकिन लास्ट स्पीच इनकी जो है वो यूपी के कुशीनगर में ही दी गई थी। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। आप कह सकते हो कि जो गौतम बुद्ध हैं वो सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं, वो चाइना में भी फेमस है, वो श्रीलंका में भी फेमस है। मतलब हमारे बहुत से ऐसे भगवान हैं जो बाहर कंट्री में भी माने जाते हैं। जैसे गणेश जी हैं, ये जापान में भी माने जाते हैं। और जो गौतम बुद्ध है, ये तो कई सारी कंट्रीज में माने, नेपाल के अंदर तो इनकी बाकायदा पूजा होती है, इनके मेन भगवान ये। चाइना के अंदर भी मेन भगवान हमारे गौतम बुद्ध ही हैं, इसी तरह श्रीलंका में भी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कई सारे टूरिस्ट हमारे कुशीनगर में आते थे तो उन्हें दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं होता था, तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था, जिसके से टूरिज्म सेक्टर हमारा डाउनफॉल में जा रहा था। तो यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और मोमेंटम को बढ़ाने के लिए कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन किया गया, जिस एयरपोर्ट में खास तौर पे क्या होगा, इंटरनेशनल है तो चाइना से भी फ्लाइट है इंडिया में कुशीनगर सीधा उतर सकती है, और अलग अलग कंट्रियों से भी उतर सकती है, जिससे कि जो हमारा गौतम बुद्ध का जो मोमेंटम प्लेस है, ये यहाँ पर हम टूरिज्म को बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो साफ साफ कई सारी चीज़ लिखी है, आप इसको प्लीज़ पूरा पूरा पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 180 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी, जिसका उद्घाटन जो है वो 20 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। फिलहाल इसमें ये फोर्थ लेवल पे कुछ खास नहीं, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, मुंबई लॉस्ट 40% ग्रीन कवर बिटवीन 1991 एंड 2018। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारी जैसे यूएसए की जो नासा है ना, नासा, तो नासा के साथ हमने एक टाइप किया हुआ है कि हमारी भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है लैंडसेट। तो लैंडसेट और जो नासा है, तो हमने नासा को बोला कि आप इंडिया को ना, मतलब वैसे तो आप पूरे अर्थ पर निगरानी रखोगे, बट हमें ना इंडिया वालों को पूरा डेटा देते रहना ग्रीनरी का, कि कितनी ग्रीनरी पहले हुआ करती थी, कितनी ग्रीनरी अब है, बट उसका मिसयूज़ मत करना। तो यूएसए वालों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि मुंबई के अंदर जितना ग्रीनरी 1991 में थी, 2018 के अंदर 40% ग्रीनरी गायब हो चुकी है। 40% ग्रीनरी गायब होने का मतलब है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, जिसके से पेड़ पौधे काटे गए, जिसकी वजह से हमने क्या देखा, क्लाइमेट एक्शन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिला है। और खास तौर पे जो हमारे पास जो कोस्टल इलाके हैं, वो धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, पूरी तरह से समुद्र में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो लैंड भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये तो खाली मुंबई के लेवल के, अगर हम और बाकी कोस्टल इलाके जैसे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, अगर हम इनकी भी बात करें तो सेम सिचुएशन यहाँ भी पाई जाएगी कि ग्रीनरी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए कि पेड़ खूब से खूब लगाओ, कंस्ट्रक्शन कम से कम करो, जिससे कि जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करो, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ठीक है, चलिए, ये था। इसके बाद हम और आगे चलें, ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन आ गया। अब इस एडिटोरियल सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पर एक एडिटोरियल है, दैट इज स्लिपरी स्लोप्स। अब यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, जैसे कि आप जानते हैं अभी मानसून के टाइम पर जो हमारे नॉर्दर्न कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न स्टेट, अक्टूबर महीने के अंदर यहाँ पर कई सारे लैंडस्लाइड्स आपको देखने के लिए मिले, जिनके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो सॉइल जो अपनी कंट्रोल जो पकड़ है उसको ढीली करता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो बात ये उठती है कि इतना ज़्यादा मानसून सडनली एकदम से कहाँ से आ गया। तो कहा जा रहा है कि भाई क्लाइमेट एक्शन को लेकर कि जिस तरह से क्लाइमेट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्लाइमेट आपके साथ खिलवाड़ करिए, अनवांटेड तरीके से यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, जिसके चलते क्या हो रही है, चीज़ें जो है वो खराब होती है यहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और आगे चलें तो एक एडिटोरियल आता है द न्यूक्लियर। अच्छा, न्यूक्लियर के लिए आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले, लगभग हफ्ते 10 दिन पहले, मैंने एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें मैंने पाकिस्तान के एक पर्सन के बारे में बताया था जिनका नाम है डॉक्टर AQ खान। ठीक है, तो AQ खान जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ के APJ अब्दुल कलाम सर थे, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान के जो फादर माने जाते हैं मिसाइल मैन, उनका नाम है AQ खान। इन्होंने कई सारे गलत काम किए। इन्होंने पहली बार तो खुद भी मिसाइल की जो स्क्रिप्ट है वो चुराई, फिर मिसाइल पाकिस्तान में बनाई, और फिर उस स्क्रिप्ट के पेपर को इन्होंने नॉर्थ कोरिया को और रशिया को इन्होंने खूब अच्छे अच्छे रेट पर बेच दिए ताकि इनके पास पैसा आ जाए। चलो, मैंने इसके लिए पूरा बाकायदा नोट्स वगैरह बनाए हुए, आप उस नोट्स को पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारे बात चलती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक है, AQ खान जिसे मैं बोल रहा था ना, तो कदीर खान नाम है इनका। ठीक है, ये GS पेपर नंबर 2, GS पेपर नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, वहाँ से ये न्यूज़ कवर हो जाती है। ठीक है, अभी हम रिसेंटली बात करें तो कुछ टाइम पहले ही अभी पाकिस्तान के जो डॉक्टर AQ खान है, इनकी डेथ हो गई है थी। ठीक है, डेथ क्यों हो गई थी, क्योंकि इनकी एज भी हो गई थी, इस चक्कर में इनकी डेथ हो गई। अब कहा जाता है कि अगर हम इनकी बात करें तो ये
पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन की पाकिस्तान में क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स की हम तो उनसे पहले ही कर चुके थे खोज। ठीक है, अब बात करें पाकिस्तान की तो ये फादर माने जाते हैं पाकिस्तान के एटम बम के, फादर ऑफ एटम बम माने जाते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर बम की खोज की थी पाकिस्तान के अंदर। अगर हम डॉक्टर AQ खान की बात करें तो सन 1975 के अंदर इन्होंने हॉलैंड के अंदर यूरेनियम कंपनी के अंदर काम किया था। और यूरेनियम जो होता है सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी न्यूक्लियर बम के लिए, यूरेनियम का होना। तो यूरेनियम प्लांट में ऑलरेडी काम करते थे, तो उन्होंने कई सारी नॉलेज यूरेनियम की वहाँ से हो गई थी जब ये काम करते थे। इसके बाद क्या हुआ था, ये वापस पाकिस्तान आते हैं और इन्होंने पहला ब्लूप्रिंट जो है वो पाकिस्तान के सामने पेश किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, एटम बम बनाया। और जब ये एटम बम बनाया तो इन्होंने क्या किया, कई सारे अलग अलग चीज़ें इन्होंने अलग अलग कंट्री से चुरा के उस एटम बम का पूरा इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। और बाद में इन्होंने क्या किया, उस ब्लूप्रिंट को इन्होंने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया, इनको इन्होंने बेच दिया अच्छे अच्छे रेट पर। मतलब इन्होंने पैसों के लिए वो ब्लूप्रिंट इन्होंने बेच दिए। और अगर हम बात करें तो पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1998 में पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पहला, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने अपने पहला न्यूक्लियर बम जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया। ठीक है, अब जब ये टेस्ट वगैरह किया तो यहाँ पर बात क्या उठी, बात ये उठी कि ये जो टेस्ट हुआ ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखो जो USA है वो हर जगह टांग अड़ाता है। वो कहता है न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास भी हो गया फिर तुम हम पर अटैक करोगे, ये है वो है। तो इस टाइप की कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, बट इतना कोई हमारे लिए जानने वाली चीज़ नहीं है। अब हम बात करें तो अगर हम इंडिया की बात करें तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कब हुआ था। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि न्यूक्लियर बम जो है वो कब लॉन्च किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एक और आर्टिकल आता है, एडिटोरियल आता है, ग्रीन फील्ड होप्स। अब ग्रीन फील्ड होप्स का मतलब क्या हुआ है कि जैसे आप जानते हैं कि अभी जो ग्लोबल पेंडेमिक आई है कोविड-19 की, इसमें क्या हुआ, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पूरी डिपेंडेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी पर ही नहीं होनी चाहिए, कुछ नेचर का भी हाथ होना चाहिए। नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया जिसके चलते आज हमारे साथ ये सिचुएशन देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से कुल मिला के बस पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो कोविड-19 है इसने हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी डेवलपमेंट है, उस पर कितनी बड़ी अड़ंगी लाई है। मतलब आज जिस भारत को हम देखते थे कि हम डबल डिजिट ग्रोथ पर आ जाएंगे, और आज हमारे सिंगल डिजिट भी रख पाना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पेंडेमिक को आप इतने हल्के में मत लो, क्योंकि आपने देखा किस तरह से लोगों का रोजगार इसने छोड़ा। दोस्तों मैं अपने ही मोहल्ले में बात कर सकता हूँ, बहुत से ऐसे लोग थे जो ठाट वाट में जीते थे, आज की डेट में उनकी हालत ये होगी कि वो जोमेटो जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय के रूप में, जबकि उनकी एज इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरह से कोविड-19 ने कई सारे घरों को उजाड़ा, कई सारे घरों को के लोगों को उन्होंने छीन लिया, और जो बच गए उनकी सर्वाइवल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है आज शेडो फॉरेन पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पर बात चलिए, चलो मैं आपको मेन पॉइंट इसके अंदर पढ़ाते चलता हूँ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने अपना एक प्रपोजल पास किया है। उस प्रपोजल के तहत ये बोला गया है कि अगर कोई कंट्री इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, कोई नहीं मतलब एक सेलेक्टिव है, मैं भी आपको बताऊंगा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकती है। अब ये FTA होता क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उस कंट्री के साथ जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उस पर कोई टैरिफ और नॉन टैरिफ कोटा यहाँ पर इंपोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सीख लिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि WTO का कहना यही था कि हमें हमेशा ट्रेड को बढ़ाने के लिए कई सारे अलायंस वगैरह करने चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के राज में कई सारे ऐसे रिमार्केबल डिसीजन लिए गए जिनसे कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो सुधरती हुई नजर आई। इवन अगर हम बात करें US के साथ भी हमारे अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, इसराइल के साथ भी। अभी आपको क्वाड ग्रुप के बारे में पता है, मैंने क्वाड ग्रुप में बताया था 4 कंट्रीज होती है, जैसे आपका इंडिया हो गया, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। ये 4 कंट्री ने मिलकर अपना एक अलायंस बनाए हुए क्वाड ग्रुप जिसे बोलते हैं। इसी तरह से एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें अगेन 4 कंट्री होंगी, जिसमें भारत और USA तो होंगी ही होंगी, साथ में 2 नई कंट्री और आ जाएंगी जिसका नाम है इसराइल और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 4 कंट्री मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगी जिससे व्यापार को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जा सके और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सके। अगर ये हो जाता है तो दोस्तों विश्वास मानो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा। अभी क्या हुआ था, एक हमने क्वाड ग्रुप बनाया था जिसमें चाइना भी शामिल था। जैसे ही चाइना उसके अंदर आता है उससे हम तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर चाइना हमारे साथ ग्रुप में आ गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, तो चाइना अपनी कई सारे प्रोडक्ट इंडिया में जो है लॉन्च कर देगा और कम रेट पर कर देगा, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या होंगी, हार्म होगी। इसी वजह से इंडिया ने उससे तुरंत क्या कर लिया था, एग्जिट कर लिया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर जो है इंडिया की थोड़ी इमेज जो है
वो इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हुई, जिसमें से मैं आपको बता दूं धारा 370, जब आर्टिकल 370 आया था, जेएनके का इशू आया था, तो लोगों को ऐसा सा लगने लगा था कि जैसे पाकिस्तान का पार्ट है और हमने उनसे ले लिया, जबकि कहानी काफ़ी उल्टी थी। सिटीजनशिप इशू की बात करें, जो सीएए का बिल आया था, एनआरसी का बिल आया था, इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेज यहाँ पर डाउन होती हुई देखी गई है, क्योंकि देश हमारा लोकतांत्रिक है और इसमें अगर इस टाइप की हरकतें होंगी तो कहीं ना कहीं देखो हम न्यूज़ में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इस पर बेस्ड है। मैंने जितने भी यहाँ पर ये येलो से टिक किए हुए हैं, इनको आप अपने लेवल पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि अभी इंडिया, यूएस, चाइना, ये तीन लोग अभी एग्रीमेंट में आने वाले थे, लेकिन जो इंडिया है उसने तुरंत रिवोक कर लिया है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ आ जाती तो चाइना अपने पास क्या करती, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बिलो द कॉस्ट में जाके इंडिया में बेचने की कोशिश करती, जिससे इंडिया की इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होता, इन्फ्लुएंस कम हो जाता। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई, आप इसको एक बार अपने लेवल पे यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ये वाला आर्टिकल। इसके बाद यहाँ पर चल रहा है लैकिंग इन न्यूट्रिशन। दोस्तों इस पर हम ऑलरेडी 2 क्लासेस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। बात ये चल रही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा अभी जो इंडेक्स निकाला गया है उसमें 116 कंट्रीज़ में से भारत की 101 रैंक है, ये जो आने वाले सालों के अंदर गिरती हुई नज़र आ रही है। इससे ये पता चलता है कि भारत में रहने वाले लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। अगर हम पिछले साल के डेटा के हिसाब से देखें तो पहले जो हमारी रैंकिंग 90 के अंदर होती थी, वो रैंकिंग घटकर अब 101 तक पहुँच गई है, जो कि बहुत चिंता वाली बात है। अब यहाँ पर 5 पैरामीटर देखे जाते हैं। क्या क्या देखे जाते हैं? 4 पैरामीटर, सॉरी। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, कि वो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। शेयर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन द पॉपुलेशन, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अंडर न्यूट्रिशन डाइट मिलती है, यानी प्रॉपर वो डाइट नहीं ले पाते हैं। प्रिवलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों की जो कमर है उसका साइज कितना है, क्योंकि कमर के साइज से पता चल जाता है कि उन्हें प्रॉपर डाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रिवेलिंग ऑफ स्टनिंग इन चाइल्ड अंडर 5 ईयर, या उनकी हाइट, वेट, जो बॉडी मास है वो कितना है, उसके हिसाब से भी पता चल जाता है उनका हंगर जो है, वो हंगर की सिचुएशन कितनी है और कितनी नहीं है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के थ्रू इंडिया की रैंकिंग आई, दोस्तों याद कर लो 2021 की रैंकिंग इंडिया की जो है वो 101 आई है आउट ऑफ 116। ठीक है, चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, जैसे इंडिया है, इंडिया का सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक नहीं, आप ये कहो कि सिर्फ हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है या सिर्फ इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है या सिर्फ सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। हमें और भी सेक्टर्स को इंप्रूव करना चाहिए, जिसमें लाइफ स्टॉक एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। लाइफ स्टॉक मतलब जानते हो, जैसे आपके पास गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, ये आपके लाइफ स्टॉक होते हैं। इनसे आप मिल्क निकाल के हस्बेंड्री कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, इस टाइप की कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गाय, भैंस, बकरी होनी चाहिए, जिनकी ब्रीडिंग की बात की जा रही है, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस से इनको क्या किया जाएगा, पैदा किया जाएगा, ताकि संख्या इनकी बढ़ाई जा सके और इनसे जो मिल्क है उसका हम ट्रेड यहाँ पर कर पाए। तो ब्रीडिंग को लेकर यहाँ पर बात की गई, क्योंकि अगर हम बात करें पोल्ट्री की, कि मतलब कितना ज़्यादा हमारे पास जो है लाइव स्टॉक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पाया जाता है। ठीक है, चलो आप मुझे एक बात बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड में टॉप 5 लाइव स्टॉक किन किन कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टॉप 5 ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलो इस पर मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए, पहले हम उन नोट्स को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ हम पढ़ेंगे अपने पास। सबसे पहले ये देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मतलब क्या है, जिससे गोकुल का नाम सुनते हैं आपको कृष्ण भगवान याद आते होंगे, और कृष्ण भगवान से आपको गाय याद आते होंगे, तो इस तरीके से आप इसको लिंक करने की कोशिश करना। जीएस पेपर नंबर 1, जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बोलता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये बोलता है कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट होता है। वो 2 कंपोनेंट क्या है, इनका मेन मिशन जो होता है वो ये होता है कि किस तरह से हम साइंटिफिक तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाएं, क्योंकि नेचुरली देखो बढ़ा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि नेचुरली देखो एनिमल से पता नहीं है रिप्रोडक्शन प्रोसेस से करें ना करें, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अगर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इन कैटल्स की, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, अपने पास लाइफ स्टॉक बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा लाइफ स्टॉक होंगे उतने ज़्यादा मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो और जो कई सारी जो डिजीज़ वगैरह होती हैं उनसे दूर करने के लिए जो दूध का इस्तेमाल किया जाता है, दूध से कई सारी टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात की गई। अब मेन चीज़ ये थी कि इनको पैदा कैसे किया जाए। तो देखो, एक तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है जो नॉर्मली होती है, एक होती है आप उनके सीमन को कलेक्ट करके उसको इंजेक्ट कर दो किसी फीमेल को। तो इस तरीके से भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बिना भी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, जिसको हमने क्या नाम दिया अपने पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का नाम दिया। इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ये 2 मिशन है, याद रखना। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जीएस पेपर नंबर 1, 3 दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इसका मेन काम क्या है, 2014-15 के अंदर हमने ये एंश्योर किया कि हमें अपने लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ताकि हम अपनी स्टेक होल्डिंग जो है उसको इंक्रीज कर पाएँ वर्ल्ड वाइड। जैसे
मैं कनाडा की बात करता हूँ, ठीक है, कनाडा या मैक्सिको की बात करते हैं, यहाँ पर डेयरी फार्मिंग दबा के होती है, दबा के होती है। आपको मैंने न्यू यूएसएमसी वाला या जो नाफ्टा वाला एग्रीमेंट था उसमें बताया था, डेयरी फार्मिंग में जो है वो हमारा मैक्सिको जो है, कनाडा जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। हम उसी तरह से अपने आप ये चीज़ें करना चाहते हैं और एक वाइट रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपको याद हो तो हरित क्रांति होती थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती थी, एक होती थी वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध की क्रांति, की दूध हमारे पास डेयरी फार्मिंग खूब ज़्यादा हो। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे कि जो वाइट रेवोल्यूशन है वो भारत में कब लॉन्च किया गया था, यह कब आया था हमारा वाइट रेवोल्यूशन। साथ के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बता देना जो एम एस स्वामीनाथन हम लेकर आए थे, तो आपकी रिवीजन होती जाएगी। इसका मेन मिशन क्या था, इसका मेन मिशन था लाइव स्टॉक की डेवलपमेंट को बढ़ाना, पिग यानी सुअरों की डेवलपमेंट को बढ़ाना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, और फीड करना, फीड मतलब जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट है वो उनको प्रोवाइड करवाना, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और एक्सटेंशन। तो ये दो मिशन आपको याद रखना है जो कि हमारे जानवरों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में यही बोले कि हमें अपनी पोल्ट्री को जो है वो और अच्छा बेहतर बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे है वो थोड़ी कम हो जाए, हम यहाँ से भी पैसा अर्न कर सकें, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर चलिए लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया इजराइल टू रेज्यूम। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है, अभी हमारे जो जयशंकराचार्य जी हैं ये कहाँ पर गए हुए हैं, ये इजराइल गए हुए हैं, और इजराइल में जाके ये क्या करें, मेनली वहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की करें, किस तरह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इजराइल और इंडिया अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो कंट्री आपस में एफटीए साइन कर लेती हैं तो ये आपस में जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ जैसे बैरियर उस पर इम्पोज नहीं करेंगे, यानी फ्री फ्लो होगा यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का। अब क्या हुआ, यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग होती है यूएस के सेक्रेटरी के साथ और यूएई की सेक्रेटरी के साथ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक हम अपने पास ग्रुप बनाना चाह रहे हैं 4 कंट्री का, जिसके अंदर कौन कौन सी वो 4 कंट्री आ रही हैं, अपना यूएस हो गया, यूएसए हो गया, और अपनी इंडिया होगी, इसके बाद तीसरी कंट्री आपकी यूएई होगी, और फिर आपकी इजराइल होगी। ये 4 कंट्री मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आना चाहती हैं, लेकिन अभी ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि अभी होगा ही होगा। तो जो हमारे जयशंकराचार्य हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अभी इजराइल की विजिट पर गए हुए हैं, और इन्होंने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी चीज़ों को इंश्योर करने की कोशिश की है कि किस तरह से कोविड-19 के पेंडेमिक को दूर कर सकते हैं अगर हम 4 कंट्रीज आपस में यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हो सकता है कि ये आने वाले नवंबर में इस चीज़ को इंश्योर कर दिया जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन चारों में क्वाड ग्रुप में होगा या नहीं। ये क्वाड ग्रुप नए वाला ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिसमें 4 कंट्री, यूएसए, इंडिया, यूएई और चौथी कौन सी, इजराइल। ये 4 कंट्री आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छा, जून 2022 को अंदर कहा जा रहा है कि अगर नवंबर में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जून 2022 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना यहाँ पर बिल्कुल लाजमी सी बात है कि वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, मिस्टर जो जयशंकराचार्य हैं इन्होंने एक बात और बोली है कि जैसे इजराइल है, नो डाउट इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी वेपन्स वगैरह अभी देखा ही होगा युद्ध में किस तरह से इजराइल ने अपनी कई सारी वेपन्स के बारे में दिखाया, बताया कि हमारे पास कितने सारे वेपन्स है। तो इजराइल नो डाउट टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल रशिया की ही तरह है। बट यहाँ पर एक बात हो रही है कि आने वाले समय के अंदर जो इजराइल है उसने ये अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाली ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप भारत का नहीं, वर्ल्ड का जो ग्लोब मैप होता है ना, ग्लोब जो वर्ल्ड का जो आप पृथ्वी देखते हैं, इस पृथ्वी पर जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा जो पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है, ठीक है। जिसमें हमारे भारत के नीचे के इलाके आते हैं, जैसे आपका केरला हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान का छोटा सा पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नीचे के जितने इलाके हैं वो उसमें आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। लगभग 121 नेशन उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि जिस जगह सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो क्यों ना यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा के बिजली को हम सब्सिट्यूट कर दें सोलर पैनल से, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने सबसे ज़्यादा लीड करते हुए बात बोली है। दोस्तों इंडिया और फ्रांस में ये बातचीत पता है कब हुई थी, ये कॉप की मीटिंग में गए हुए थे और ये पेरिस में मीटिंग होनी थी। ये जब पेरिस में गए थे 2015 के अंदर, तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया क्यों ना हम एक अलायंस बनाए, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए और काम करना शुरू करें। तो वहाँ मीटिंग, वो किडन गार्डन, मुझे नाम याद नहीं है, शायद यही है वो गार्डन का नाम। वहाँ पर मतलब वो गार्डन बोला जाता है लेकिन वो गार्डन नहीं है, वो क्या है बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ पर
स्टेडियम्स होते हैं, वहाँ स्टेडियम में फ्रांस के मिनिस्टर के साथ इन्होंने अपनी एक मीटिंग की और बस डिसाइड कर लिया कि हम इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बनाएंगे, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में होगा, और वो भारत में कहाँ होगा, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर होगा। और इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में इंडिया और फ्रांस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, इंडिया तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इसराइल को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं कोल की डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हम पे भारी पड़ सकती है, तो इसलिए क्यों ना इस ग्रुप को ज्वाइन करके हम किस पर शिफ्ट हो जाए, सोलर अलायंस पे शिफ्ट हो जाए। चलो मैंने इसके लिए भी फिलहाल अभी नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसको देखो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपकी जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है क्या, एक मिनट ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया के जो प्रधानमंत्री उस टाइम पर तो नरेंद्र मोदी थे, 2014 में इनकी सरकार आई थी। 30 नवंबर 2015 के अंदर ये फ्रांस के पेरिस में जाते हैं और वहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तब COP21 की मीटिंग हुई थी। दोस्तों याद रखना, जैसे अभी रिसेंटली हमारी कॉप की मीटिंग हुई, 26वीं मीटिंग, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 26, COP26। तो COP26 की मीटिंग जो है वो 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगी। मैं हर दिन की अपडेट दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं खुद उस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात। अब बात यह है कि COP21 की जब मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, तब यहाँ पर ये इनिशिएट दिखाया गया कि क्यों ना हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी चीज़ों को यहाँ पर करें, जिसमें 121 नेशन आए। मैंने आपको बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 121 कंट्रीज आती हैं। इन्हीं 121 कंट्री को मेंबर बनाएंगे और इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि जो सोलर एनर्जी है उससे क्या बनाना, बिजली का उत्पादन करना। और वहीं से स्टार्ट हुआ हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर हम मेंबर की बात करें तो अभी 121 में से सिर्फ 87 कंट्रीज ही इसकी क्या बन पाई है, मेंबर बन पाई है। लेकिन जब इसको बनाया गया था तब उस टाइम पर 67 इसकी मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी। अब इसके अंदर इसराइल भी क्या होना चाहता है, अपनी काउंटिंग के अंदर आना चाहता है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने, मतलब मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ, इंडिया क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा इंडिया में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। गवर्नमेंट ने 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो सिर्फ किसके लिए अलॉट कर दी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए कर दी है, जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है। 160 करोड़ रुपए का ये पूरा कॉर्पस फंड यहाँ पर किया गया है। इसकी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी उम्दा क्वालिटी है कि आप देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि इंडिया के अंदर भी इतनी अच्छी बिल्डिंग हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी अलायंस होते हैं उसमें पहला ही इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में है। वरना हेडक्वार्टर जाता है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, फ्रांस, पेरिस, इनमें देखने के लिए मिले, लेकिन भारत में पहला और आखिरी आखिरी फिलहाल अभी के लिए यही है हमारे पास इंटरनेशनल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा याद रखना, COP21 के अंदर हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और COP26 जो है ये अभी होने वाली है मीटिंग। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई मैं वीडियो बना के आपको उसके बारे में बताता रहूँगा कि उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो आपके बताने लायक हो, ठीक है। थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो वही न्यूज़ कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कुशीनगर को लेकर मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका से हम कनेक्ट करने वाले हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्लेयर ओपन टू कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश इन 20 अक्टूबर, यानी कल जो है इसका उद्घाटन हो रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ दोनों वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, इसका इनैगुरेशन करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कुशीनगर एयरपोर्ट है ये किस लिए किया गया, क्योंकि कुशीनगर जो है वो हमारे बुद्धिज़्म के लिए लास्ट पीस था, मतलब लास्ट वो जगह थी जहाँ उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। इस वजह से वो एक हिस्टोरिकल प्लेस बन जाता है और एक मॉन्यूमेंट भी बन जाता है, और इससे कनेक्ट करने के लिए बात की जा रही है ताकि अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ सकें। इस वजह से इस एयरपोर्ट को यहाँ पर बनाया, वरना ऑलरेडी यूपी के अंदर 2 एयरपोर्ट थे इंटरनेशनल, तो तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ज़रूरत क्यों थी, ताकि अलग अलग कंट्री के, चाइना के, श्रीलंका के लोग यहाँ पर एज अ विजिटर यहाँ पर आ सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने कल की डेट में एक न्यूज़ बताई थी कि चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की जो कि फेल हो गई है। आज ऐसा सूत्र बताते हैं, और सूत्र भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने वहाँ से उठाई, दूसरा बंदा कहता है ये चीज़ मैंने तुमसे उठाई है, तो क्रॉस करते रहते हैं एक दूसरे को। अब जाके चाइना के जो मेन पर्सन है, फॉरेन मिनिस्टर है, स्पोक पर्सन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल की डेट में ये कन्फर्म कर दिया कि चाइना ने ऐसी कोई मिसाइल का टेस्ट किया ही नहीं है। और जितने भी न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं वो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ साफ इन्होंने बोल दिया। तो आपको पता, ये तो हमें भी पता था कि जब कोई न्यूज़ चैनल वाला कोई सरकारी आंकड़े ना दिखा के, कोई सरकारी रिपोर्ट ना दिखा के ये बोले कि ये उस चैनल ने बोला, और वो चैनल बोले कि ये उस चैनल ने बोला, इसका मतलब खबर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और इस बात को कल ही इंश्योर कर दिया गया था। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात चलिए
बांग्लादेश को लेकर। अच्छा, आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर हमारे कई सारे इंडियंस लोग जो है वो माइनॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बाकी रिलीजियस देखे जा सकते हैं, हिंदू जो है वहाँ पर कम है, तो इसलिए हिंदू के ऊपर वहाँ पर अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं। जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने वहाँ की जो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है उनको खत लिखकर ये बोला था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही है जहाँ पर हिंदुओं को जो है वो मारा जा रहा है। तो इस बात को लेकर शेख हसीना बकायदा पूरा पैनल बनाया और इन्वेस्टिगेशन करने स्टार्ट कर दिए कि ये पता लगाए कि वो कौन सा ग्रुप है जो इस टाइप के दंगे वगैरह करने के लिए काम कर रही है और हिंदुओं को वहाँ परेशान करने का काम कर रही है। तो इस टाइप के वॉयलेंस को रोकने के लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने भी फटकार लगाते हुए बात बोली है कि इस टाइप के जो अटैक्स है वो माइनॉरिटी के ऊपर जो आप अटैक कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आप रिलीजियस को जो है वो भड़काने की यहाँ पर दंगे भड़काने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपकी न्यूज़ होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक सेक्शन आ गया। यहाँ पर बात बोली जा रही है कि कल आने वाले समय के अंदर जो कोविड-19 है ये अपने जैसे पीक पॉइंट पर होता है तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, डाउनफॉल में आती है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये सिचुएशन हमारी टैकल होती हुई और स्लो डाउन होती हुई नजर आए। मतलब हमारी इकोनॉमी एक रिवाइवल पाथ पे अभी चल रही है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हम रिवाइव कर लेंगे। मतलब जो सिचुएशन जैसे पहली थी उसी सिचुएशन पर यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बस ये थी। इसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर कल की डेट में कौन कौन सी 50 कंपनियां जो थी वो कवर होती थी, जिनका नाम है अडानी पोर्ट, एक्सिस, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासिम इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यूएस डॉलर 75 रुपये का है, यूरो 87 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड 103 रुपीज़ का है, जापानीज येन 65 रुपीज़ का है और चाइनीज वन 11 रुपीज़ का है। और यही जो 5 करेंसीज होती है अगर हम इनको जोड़ दें तो बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR। ठीक है, जो कि IMF की क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है, फिजिकल करेंसी नहीं, एक वर्चुअल करेंसी है जो कि सिर्फ एक नाम के एक डिजिटल वे में दी जाती है। ठीक है, चलिए तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।